स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हम ग्रुप डी के लिए संभावित प्रश्न पत्र कर रहे हैं उसमें हमारा ये आज का संभावित प्रश्न पत्र 8 रहने वाला है, जो कि हमारा पीवाईक्यू बेस्ड है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम मार्च में इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, इम्पोर्टेंट डेज जो हैं यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो अगर इसमें मार्च की बात करें तो 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आपका है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 मार्च की बात करें तो 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। कौन सा, वन्य जीव दिवस हम 3 मार्च को मनाते हैं। वहीं इसमें अगर हम आगे देखें तो 14 मार्च यानी कि 14 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो 14 मार्च को हम पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। पाई दिवस जो होता है वो हम 14 मार्च को मनाते हैं। वहीं इसमें अगर हम 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च ये आपका दिया गया है 20 मार्च, तो 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हम 20 मार्च को मनाते हैं। वहीं 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस के रूप में हम 22 मार्च को मनाते हैं। और 23 मार्च को हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगर इसमें हम बात करें, एक आपको मैंने पहले भी बताई थी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, एक ट्रिक बताई थी वेब करके। तो जो WEB वेब है, इसमें हम जो 22 मार्च से स्टार्ट होता है ये आपका होगा मार्च, अप्रैल और मई। तो ये 22 और 22 तीनों डेटें ही होती हैं। तो इसमें हम 22 को यहाँ से W से वाटर हो जाएगा और 22 अप्रैल से E का अर्थ होता है, और 22 जो मार्च अप्रैल 22 मई होता है उसमें हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। यानी कि पहले हम वाटर दिवस, फिर पृथ्वी दिवस और उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी दिवस हम ये मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है वेब का भी। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम अगर हम भारतीय की बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो ये राइट आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये आपके पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि जो इनकी पुस्तक थी उसके लिए इनको मिला था। तो ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। वहीं इसके बाद अगर हम 1930 की बात करें तो 1930 में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। वहीं दूसरा जो है ये आपका किसको मिलता है, CV रमन को। ये 1930 में दिया जाता है, किसमें, भौतिकी में CV रमन को दिया जाता है। वहीं हरगोविंद खुराना को 1968 में तीसरा मिलता है, ये मिलता है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को। वहीं मदर टेरेसा को मिलता है 1979 में, और ये इनको शांति के लिए मदर टेरेसा को मिलता है। और सबसे लेटेस्ट किसको मिला है, तो अभिजीत बनर्जी, यानी कि 2019 में ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इनको अभी लेटेस्ट दिया गया है। और कैलाश सत्यार्थी को भी आप याद रख सकते हैं मलाला यूसुफजई के साथ, जिसमें मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की थी जिनको जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो 97वां संविधान संशोधन आपका हुआ था उसमें आपका ये 43B जो आर्टिकल था इसको जोड़ा गया था। इस आर्टिकल को एक अलग से जो भाग था, भाग 9, कौन सा भाग था, जो भाग आपका 9 है, भाग 9 के B में इसको जोड़ा गया था सहकारी समितियां करके। इस जो अनुच्छेद संविधान संशोधन था 97वां, ये 2011 में इसको संविधान संशोधन को किया गया था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। 97वां संविधान संशोधन, 43B आर्टिकल जोड़ा गया, 2011 में इसको जोड़ा गया था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्राप्त हुआ इस आर्टिकल से। भाग 9B में सहकारी समितियाँ करके इस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य में सात नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम आपको पता ही होगा, ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय में अगर हम बात करें तो आपके और भी अन्य उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें बंगला आपका आ जाता है, बंगला। दूसरा आता है आपका बेहंदी खलम, बेहंदी खलम। तीसरा जो आता है वो आपका शिलोंग होता है। शिलोंग को आप असम से कंफ्यूज मत करना, या अरुणाचल प्रदेश साइड से। और एक इसमें होता है चेरी ब्लज़म। तो बंगला, बेहंदी खलम, शिलोंग और चेरी ब्लज़म जो उत्सव हैं ये आपके मेघालय में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, नदी डैश मालवा के पठार से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से होकर बहती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो मालवा के पठार से होकर बहती है। और विंध्य पर्वत से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। अगर हम इसकी बात करें बेतवा नदी की, तो जो गंगा है, सॉरी, जो बेतवा नदी है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा। और बेतवा नदी के किनारे आपके कुछ महत्वपूर्ण शहर भी बसे हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपका विदिशा है, विदिशा हो गया, सांची हो गया, और सांची के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ओरछा। ये विदिशा, ओरछा और सांची जो है बेतवा नदी के किनारे पर बसे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हमारी स्टैटिक जीके की बुक आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम्स के लिए खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको अब हम सेल्फ मॉड्यूल भी दे रहे हैं आप लोगों के साथ। इसमें सेल्फ मॉड्यूल ऐड कर दिया गया है कि किस टॉपिक को आपको किस डे में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट मॉड्यूल के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है बुक। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेज़ करने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है, उस पर आप लोग बात करके इसको परचेज कर सकते हैं क्यूआर के थ्रू भी। वैसे आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी इसे परचेज कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसे परचेज जरूर कीजिएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? तो अब से आगे के यानी कि जो 10 प्रैक्टिस सेट आपके होने आ रहे हैं, जो आपका 8वां सेट चल रहा है, इसके बाद जो है वो आपको थोड़ा लेवल उठता दिखेगा। और जो अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम जो 25 और 24 में हुए हैं, ALP, NTPC, RPF के एग्जाम्स हुए हैं, उनके भी प्रश्न जो यहाँ पे अच्छे प्रश्न बने हैं उनको भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इस सीरीज के साथ कंटिन्यू जरूर रहें। तो श्रम ब्यूरो के अनुसार जो 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण हुआ है उसमें भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.4% जो है वो भारत में बेरोजगारी दर है। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह ऊपर से निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह को और जो यह सीढ़ी नुमा संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक स्टैटिक का। जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है उससे बनता है, तो गर्भगृह को हम मूलतः किस नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम विमान के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है, भारत का पूर्वीय तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पूर्वी जो तटीय मैदान है ये आपका किस राज्य तक फैला हुआ है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु राज्य तक ये आपका फैला हुआ है। वहीं आगे इसमें बात करें, अगला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप मैं इसे छोटा कर देता हूँ तो इसे आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विवेकपूर्ण उपयोग की वायु प्रदूषण बढ़ता है। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फिएट मुद्रा का एक उदाहरण है? फिएट मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है ये पूछा गया है। तो 500 रुपये का नोट, 1 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का नोट और 1000 रुपये का चेक। तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो फिएट मुद्रा का जो एक उदाहरण है नहीं है, तो ये होगा आपका 1000 रुपये का जो चेक है ये आपका फिएट मुद्रा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर होगा। अगला आता है, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार
और उसके ऋण क्षेत्र अधिकारों के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय विवाद क्षेत्र अधिकार परामर्शी होता है जबकि ऋण क्षेत्र अधिकार बाध्यकारी होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर होगा सम्मोहन राय, ये राम मोहन राय होगा। राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय जो थे उनके द्वारा ही वेदांत कॉलेज की आपकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी में अंतर सहकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है। तो ये अध्यक्षता किसके द्वारा संभाली गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बांग्लादेश राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। तो ये उदारीकृत किस वर्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा 1994 में। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वतः शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आगरा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये इसका जो मुख्यालय है ये आपका आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करने वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके नाम है। तो सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है ये आपका जो है वो मोरारजी देसाई के नाम पर है। 10 बार। भाई निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो 8 बार अभी पेश कर चुकी हैं। और ये जो आई होप ऐसा हो सकता है कि ये निर्मला सीतारमण जी इनके रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दें। अगला आता है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं। तो सबसे अधिक श्लोकों की अगर हम बात करें तो ये आपके किस वेद में दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद। और ये हम बता ही चुके हैं आपको, रिचुअल्स वेद, सामवेद जैसे म्यूजिक से संबंधित हो गया। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पेशा जो अधिनियम था ये आपका किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा 1996 में। और पंचायती राज जो प्रणाली थी ये आपकी 1993 से 73वें 74वें पंचायत और नगर पालिकाओं को लागू किया गया था। 73वें 74वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1993 में हुआ था। और उसमें ये भी एक प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष का आपका पंचायत का कार्यकाल होता है। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे लोहे में जो जंग लगती है उसको बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जो हम लोहे के ऊपर करते हैं जिससे लोहे को हम जंग से बचाते हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो नाइफ से अगर हम कट के तो ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम काट सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सोडियम। अगला प्रश्न आता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी मूल्य की खोज किसने की थी। तो जो कांस्टेंट जी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो कांस्टेंट जी है इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न आता है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वो वेग b निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो त्रिज्या होगी वो उसकी r होगी और जाने का समय t होगा। तो वेग कैसे दर्शाएगा। तो जो ये फॉर्मूला आपका बनता है तो ये b इज इक्वल टू क्या बनता है, ये तो वेग क्या होगा ये पूछा गया है। तो b यहाँ पे वेग होगा, b इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, जिसमें r आपका दिया गया है, वस्तु की त्रिज्या हो जाएगी, t टाइम हो जाएगा और b आपका पूछा गया है। तो 2 पाई r अपॉन t, यानी कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी दिया गया है आपका b इज इक्वल टू 2 पाई RT, ये राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस का एक उदाहरण है बर्फ पिघलना, जल का उबलना, कागज का कटना और लकड़ी का जलना।
तो ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY कब शुरू की गई थी? 2000 में, 1993 में, 1990 में और 1995 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पिछले वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसके बाद ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ईबुक का भी लिंक वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री मॉक टेस्ट के लिए जो ग्रुप डी के स्पेशल 20 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, उसके लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए। रजिस्टर करने के बाद आप लोग रेलवे सेक्शन में जाएंगे, तो वहीं आपको ग्रुप डी के 20 फ्री ऑफ कॉस्ट फुल लेंथ और सेक्शनल वाइज टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप लगा सकते हैं। और बाकी आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हम प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।